आइए नई कहानी शुरू करते हैं। आरओ की गोंद। पहाड़ों की ऊंचाई सीधी चढ़ाई की सूरत में सामने आ रही थी, जिस पर पांव रखते ही हसन के कदम लटखड़ आ गए। उसके सर पर 3 वजनी लिहाफों का बोझ था, जो कदरे बड़े साइज के थे। ढलवान पर चलते हुए इसके जिस्म के साथ साथ सर पर रखे लिहाफ भी डोलने लगे। इसे यूं लगने लगा जैसे वो लिहाफों सिमट किसी भी लम्हे गिर पड़ेगा। मुख्तसर रास्ता अपनाने का ख्याल गलत साबित हुआ था। उसे इस राह से नहीं आना चाहिए था, लेकिन इसने सोचा था कि इस तरह लिहाफ बेगम को जल्दी पहुंचाकर वो जल्द घर लौट आएगा और शाम के जंगल बढ़ने से पहले नहा भी लेगा। मौसम रोज़ बरोज़ बदल रहा था। शाम से पहले ही खुनकी बढ़ जाया करती थी। बाहर की चढ़ाई चढ़ते हुए अचानक किसी ने ज़ोरदार छींक मारी, जिससे हुस्ना का पूरा जिस्म और लिहाफ एक झटके से हिले। उसके जिस्म पर रुई के रेशे जगह जगह चिपके हुए थे। वही रेशे जब इसकी नाक से टकराए तो इसकी चीख आ जाती। सारा दिन रुई की फैक्ट्री में काम करने के बाद वो घर आते ही सबसे पहले नहाता फिर खाना खाता। चाहे हुस्ना के वालिद को कितनी ही भूख क्यों न लगती, वो हुस्ना के नहाने तक खाने का इंतज़ार करते। इतनी देर वो तो तवे पर रोटी डाल देती और सालन को दोबारा गर्म कर लेते। हुस्ना की पैदाइश के वक्त ही इसकी माँ वफ़ात पा गई थी। तब से इसकी वालिद ये सब काम खुद करते आ रहे थे। वक्त गुजरने के साथ बीमारी और मजबूरी ने इन्हें घर की जिम्मेदारियों तक महदूद कर दिया और हसना ने पढ़ाई छोड़कर फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया, जहाँ लिहाफ और गद्दे बुनते थे। बाप बेटे को इस तब्दीली से कोई शिकवा ना था। दोनों ने अपनी जिम्मेदारियां खुशी खुशी कबूल कर ली थीं, लेकिन आज एक अरसे बाद हुस्न के दिल में उलझन और बेजारी का एहसास जागा था। न जाने क्यों चंद रुपये बचाने के ख्याल से इसने ये काम मुलाजिम से करवाने के बजाय खुद करने को तरजीह दी थी। इसे अब लग रहा था कि ऐसी बचत नहीं करनी चाहिए थी जो इसे इसके बुनियादी काम से मुंतफिर कर दे। खैर, अब रास्ता थोड़ा ही रह गया था। इसे आड़ू का एक बहुत बड़ा दरख्त नज़र आया। जैसे कि बेगम की मुलाजमा ने बताया था कि पहाड़ के आखिरी मोड़ पर पहुंचते ही वो नज़र आएगा। जब हुस्ना बेगम के घर के करीब पहुंचा तो इसने देखा कि वहाँ सिर्फ एक दरख्त नहीं बल्कि पूरा सहन आड़ू के दरख्त से ढका हुआ था। दस्तक देने पर दरवाज़ा वही मुलाजिम खोलने आई जो पहले लिहाफों के बारे में बताया देकर गई थी। हुस्ना के थकन ज़दा चेहरे को देखते ही उसने झट से 3 लिहाफ लेकर एक तरफ रख दिए। अंदर आ जाओ, मुलाजिम ने शाइस्तगी से कहा। अंदर दाखिल होते हुए हुस्न की नज़र सामने बिछे कालीन पर पड़ी तो वो अपनी गंदी जूतों के बारे में सोचकर रुक गया। मुलाजिम ने पलट कर देखा और नरमी से कहा, कोई बात नहीं, जूतों की परवाह न करो, यहाँ आराम से बैठ जाओ। हुस्न एक तरफ होकर एहतियात से बैठ गया। चल लम्हे बाद बेगम अंदर दाखिल हो, ये गिन लो। बेगम ने लिहाफों की रकम हुस्न की तरफ बढ़ाते हुए कहा। बेगम के चेहरे की नफासत और लहजे की मिठास ने हुस्न को चौंका दिया। उसने रुपए थाम लिए। हुस्न की माँ इसकी पैदाइश के वक्त ही दुनिया से चली गई थी, लेकिन जब भी वो सोचता था कि उसकी माँ कैसी होती तो इसके जहन में जो तस्वुर पड़ता वो बिल्कुल बेगम जैसा ही होता। हुस्ना ने बगैर गिने पैसों को जब जेब में डाला, मुलाजिमा एक गिलास में पीले रंग का मशरूब ले आई, जिसे पीने पर हुस्ना को एहसास हुआ कि वो आड़ू का शरबत है। हुस्ना ने ज़िंदगी में कभी इतने मज़ेदार आड़ू का शरबत नहीं पिया था और इससे पहले कि वो मशरूब की तारीफ़ कर पाता इसे एक छींक आई। छींक रोकने के लिए इसने हाथ आगे बढ़ाया, मगर रुई के रेशे मज़ीद नाक में घुस गए और एक के बाद दीगर 3 छींकें आ गईं। और तुम्हें जुकाम है? बेगम ने अपनाइयत से पूछा। नहीं, ये रुई के रेशों की वजह से है। और समझ गई, मैं घर जाकर नहा लूँगा तो ये रेशे जिस्म से उतर जाएंगे। हुस्न ने बात बढ़ाने के लिए कहा, इतनी सर्दी में नहाने की क्या ज़रूरत है? देखो, शाम होते ही मौसम अचानक सर्द हो गया है। हालांकि अभी तो अक्टूबर की शुरुआत है। ऐसे मौसम में नहाकर बीमार पड़ सकते हो। आदत है, रेशों से उलझना होती है। ठहरो, मैं तुम्हें इसका हल बताती हूँ। बेगम ने मुलाजमा को आवाज़ दी। मुलाजमा चंद लम्हों में
हाजिर हो गई। आड़ू के दरख्तों पर अगर कुछ गोंद लगी हो तो थोड़ी सी ले आओ। मुलाजमा ने कदरे हैरानी और अचनभे से बेगम को देखा, जिसे बेगम की बात इसे अजीब लगी हो। जाओ ज़रा ले आओ। थोड़ी देर बाद मुलाजमा आड़ू की दरख्त से गोंद ले आई। बेगम ने वो गोंद हाथ में लेकर पसलना शुरू किया और उसको एक नरम सा गोला बनाने लगी। आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो और अपनी कमीज उतार दो। बेगम के लहजे में ऐसा रौब था कि इनकार मुमकिन ना था। हुस्ना ने वैसे ही किया जैसे बेगम ने कहा था। एक छोटे बच्चे की तरह कुछ झिझकते हुए इसने अपनी नमी भरी कमीज और नीचे पहना हुआ स्वेटर उतार दिया। बेगम ने आड़ू की गोंद नरम गोला लेकर हुस्ना के जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता पहनना शुरू की। ये गोंद तुम्हारे जिस्म पर लगी तमाम रुई के रेशे चिपका लेगी और तुम्हें इस सर्द मौसम में नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिक्र न करो, ये गोंद जिस्म से चिपकेगी नहीं। सारे रेशे गोंद से चिपक जाएंगे और तुम्हें इतनी सर्दी में नहाना नहीं पड़ेगा। फिक्र मत करो, गोंद जिस्म से नहीं चिपकेगी। अच्छा, ये क्या बात है? हबीब अल्लाह ने मुस्कुराते हुए कहा था और अपने ऊपर झुकी दरख्शा के बालों की लट से कहने लगा था। दरख्शा कुछ शर्मा गई थी। आड़ू की गोंद की गोल गेंदें हबीब अल्लाह के कंधों से घुमाते इसके सीने पर आते दरख्शा के हाथ कुछ कपकपाने लगे थे। हबीब अल्लाह की सुनहरी मूछें धूप में चमक रही थी। सुनहरी रवां इसके पूरे सीने में फैला हुआ था। कहाँ से सीखा है ये? जिनसे मोहब्बत हो उनकी आसानी के लिए इंसान नई नई चीज़ें सीखता रहता है। मोहब्बत, हबीब अल्लाह ने इसके लफ्ज़ों को दोहराया था और फिर उठकर बैठ गया था। कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? मैं इस ख्वाब में भी तुम्हें संभाल कर रख लेती हूँ जिसमें तुम नज़र आ जाते हो। अब इस आड़ू की गोंद को ना संभाल लेना, फेंकोगी मैं नहीं, दरख्शा ने कहा था। हबीब अल्लाह ने मोहब्बत से इसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में जगमगा आ रहे थे। सनोबर के दरख्त के पत्ते इन दोनों में गिरे थे। चंद लम्हों बाद घास पर लेटी दरख्शा ने सनोबर की शाखों को देखते हुए सोचा था कि इनका रिश्ता भी सनोबर की तरह का है, मजबूत और तनावर, कभी न टूटने वाला, कभी न कटने वाला। लेकिन कितनी गलत थी वो, कितनी ज़्यादा भूल गई थी कि ऊंचे दरख्त अंधेरों में ज़्यादा कमज़ोर साबित होते हैं और तने सिर्फ आरी से ही तो नहीं कटते। सैराबी में गफलत की जाए तो खुद ब खुद ही खोखले हो जाते हैं। मोहब्बत के नाम पर अमृत पीने वाले हबीब अल्लाह ने न जाने क्यों तमा का प्याला छीन लिया। जिस कारखाने में वो काम करता था उसके मालिक की बेटी से शादी करके वो कारखाने का मालिक बन गया और दरख्शा के पास आड़ू की वो गोंदें बची जो आखिरी बार हबीब अल्लाह के जिस्म से मस हो चुकी थी। ये वाहिद खजाना और हबीब अल्लाह के नाम की बदनामी लेकर सारी ज़िंदगी अपने बाप के घर बैठी रही। गोंद को दरख्त के ज़ख्म भी कहा जाता है, लेकिन देखो कुदरत के काम, ज़ख्म किसी और के हिस्से में आते हैं और राहत किसी और के हिस्से में। एक आंसू हंसने की पुष्ट पर गिरा था और इसकी पुष्ट जलने की गई थी। गोंद को घर ले जाओ, 1 हफ्ते तक इस्तेमाल हो सकती है। कमीज और स्वेटर झटक कर पहन लेना। बेगम न जाने क्यों आंसू साफ करती हुई अंदर को भागी थी। हुस्ना एक फरहत बख्श एहसास से चौंका था। इसे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ इसके जिस्म से रुई के रेशे साफ कर रही हो। अपनायत से, मोहब्बत से ये सिलसिला मुख्तसर होने के बावजूद भी बहुत तवील थे। बेगम के कहे के मुताबिक कमीज़ और स्वेटर झटक कर पहनकर वो घर से बाहर निकला था। हुस्ना वापस अपने घर पहुंचा तो शाम ढल रही थी। उसका बाप कमरे में खांस रहा था। हुस्ना को दाखिल होता देखकर उसने अपनी खांसी जब्त कर ली। हुस्ना इसकी खांसी से बहुत परेशान हो जाया करता था। नहाने के लिए पानी गर्म करो? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, बेगम ने मसला हल कर दिया है। उन्होंने आड़ू की गोंद से सारे ज़ख्म भर दिए हैं। हुस्ना ने आड़ू की गोंद बाप की तरफ बढ़ाई थी। बाप ने गोंद को ऐसा पकड़ लिया जैसे देखता लावा। खाना गर्म करते हुए हुस्ना गुनगुनाने लगा था। ज़िंदगी में पहली बार उसने एक माँ के हाथों का लम्स महसूस किया था। आड़ू की गोंद
ہاتھ میں پکڑے حبیب اللہ اتنی بری طرح سے کھانس رہا تھا جیسے آج اسے کھانے کی وجہ سے مر جانا چاہتا ہو۔ دور پہاڑی کی اونچائی پر آڑو کے درخت سے گرے بڑے سے گھر کی کھڑکی پر کھڑی درخشاں آنکھوں میں آنسو لیے ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ مالی ہے کہو کہ درختوں کا کچھ علاج سوچے، آخر یہ زخم جاتے کیوں نہیں ہیں؟ درخشاں کی آنکھیں چپچی ہونے لگی تھیں جیسے آنکھوں میں گوند آ گئی ہو۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔